तो बच्चों लास्ट वीडियो में हमने रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस के बारे में बात की थी। अब हम करेंगे रिफ्रैक्शन एट अब हम करेंगे लेंस मेकर फॉर्मूला। और लेंस मेकर फॉर्मूला में आपने लेंस के लिए एक फॉर्मूला किया था 1/f = 1/v - 1/u। लेकिन यहां हम एक देखो वहां पे ओवरऑल हम देखते हैं 10th में जो हमने किया था, हालांकि इसका एक सिंपल फॉर्मूला ये पहले से ऑलरेडी f1/f = 1/v - 1/u। मिरर के लिए होता है 1/f = 1/v + 1/u। ये दोनों सिलेबस, ये वाला सिलेबस से निकाल दिया, लेकिन रिजल्ट याद होना चाहिए, बात ये है। तो इस फॉर्मूले को करेंगे, लेकिन इसमें कुछ दूसरी टर्म लेके आएंगे। तो किस तरह से करेंगे सभी जरा देखें। तो देखो हमने रिफ्रैक्शन को पढ़ा है कि कोई भी रे मीडियम चेंज करती है तो अपने रास्ते से डेविएट होती है। अगर हम बात करें, हमारे पास एक लेंस और इस लेंस में ये इस तरह से टॉपिक आज का लेंस मेकर फॉर्मूला। किस तरह से होगा, हमारे पास ये कॉन्वेक्स लेंस, और इस कॉन्वेक्स लेंस के केस में हम देखते हैं दोनों के दोनों सरफेस लाइट को डेविएट करते हैं, इसी लाइट रे को डेविएट करते हैं। किस तरह से करेंगे, ये कॉन्वेक्स लेंस इस तरह से, कन्वर्जिंग भी बोलते हैं। लेकिन मैंने बोला था कि लेंस के केस में कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग फिक्स नहीं होता, डिपेंड करता है आउटर साइड मीडियम के ऊपर। खैर इसको हमने कन्वर्जिंग बोला। और कन्वर्जिंग से मतलब क्या, बच्चों के मन में आया होगा कि कन्वर्जिंग बोल रहे हैं। कन्वर्जिंग से मतलब ये कि इस लेंस के आउटर साइड का मीडियम रेयर है, जबकि इनसाइड मीडियम डेंसर है। बाहर का हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिया है μ1 और इसके अंदर μ2, while as μ2 greater than μ1। ये वाली कंडीशन याद रखना। इस तरह से सपोज कोई ऑब्जेक्ट हमारे पास यहां है और यहां से एक रे इस तरह से इंसिडेंट करते हैं। अब देखो जाना इसको किस तरह से होगा, सीधे। सपोज ये सीधा चलती है इस तरह, लेकिन यहां से हमने बोला था कि लेंस के लिए 2 सरफेस होते हैं, तो दोनों सरफेस के लिए हमारे सेंटर ऑफ कर्वेचर भी 2 होंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी 2 होंगी। तो फर्स्ट सरफेस की बात अभी करते हैं। तो फर्स्ट सरफेस के लिए यहां से नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। नॉर्मल क्या होता है सभी को अच्छे से मालूम है, यहां से एक लाइन ड्रॉ करते हैं, दैट इज C1। ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अभी जो रे सीधा जाने वाली होगी, ये इस तरह से यहां से डेविएट होती है, और डेविएशन के बाद ये अपना रास्ता इस तरह से बेंड कर लेती है, यहां से चलती है। सपोज इस पॉइंट को बोलते हैं O, और ये वाला जो पॉइंट लेते हैं इसको बोलते हैं O', ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर को हमने क्या बोला है, O', इस तरह। अब यहां से रास्ता क्या है, सपोज ये O, इस पॉइंट को बोलते हैं A, और इस पॉइंट को बोलते हैं B, और यहां पर फिर से क्या करना होगा, फिर से क्या करेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर लेंगे। और सपोज इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हमारा ये वाला है, इसको बोले C2, और इस C2 से ये वाला सेंटर ऑफ कर्वेचर। जाना रे को कैसे था, ऐसे, लेकिन ये ऐसे ना जाके बैंड हो जाएगी, और ये इस तरह से।
ये इस तरह से जाती है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा हो गया यहाँ पे, इससे एक बार जरा देखें ध्यान से। C1 ये रे इस तरह से बैंड होती है। अगर ये सीधा आगे जाती तो बच्चों किस रास्ते से जाती? ये लगभग यहाँ पे। ये इस पॉइंट पे आके, और यहाँ पे हमारी ऑब्जेक्ट और ये इमेज यहाँ पे बनती, और इसको मैंने बोला I1, क्योंकि इसमें दो इमेज होंगी, ये वर्चुअल रहेगी, रियल अभी देखते हैं कहाँ पे बनती है। दूसरी बार यहां से एक सेंटर ऑफ कर्वेचर ड्रॉ करें, ये सपोज C2, और ये ऐसे। अब ये वाली रे जो इस रास्ते से जाने वाली है, अब ये क्या करती है, डेविएट होगी फिर से, और ये इस रास्ते पे यहां, इसको बोले I2। हमारी रियल में इमेज बनती कहां है बच्चों? I2 पर। जबकि अगर ये सेकंड सरफेस नहीं होता, मीडियम चेंज नहीं करती रे, तो क्या कहां पे होती? I1 पर। इसको बोले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ μ1 मीडियम, इसको बोलते हैं μ2। इस तरह से बाइसेक्ट करते हैं लेंस को इस तरह। अब अगर हम थोड़ी देर के लिए बोलें कि इसको तो आगे बढ़ाएं और इस रे को पीछे, तो लगभग ऐसा लगता है कि जैसे रे हमारी कहां से डेविएट होती है, यहां से। जो हमने 10th क्लास में अभी तक पढ़ा है, 10th क्लास में हम क्या करते थे कि किसी भी रे को का डेविएशन हम कहां से दिखाते थे? मिड से। इसमें हम एक ही बार उसका रिफ्रैक्शन दिखाते थे, जबकि रियलिटी क्या होती है? रिफ्रैक्शन होता कहां से है? रिफ्रैक्शन होता कहां से है? फ्रॉम द सरफेस। सरफेस से रिफ्रैक्शन होते हैं। तो हमने लेंस को, अगर थिन लेंस हमारे पास है तो यहां पे एक बार रिफ्लेक्शन होता है, लेकिन रियलिटी क्या होती है कि रिफ्लेक्शन हमारा कितने टाइम होता है? 2 टाइम्स, है ना? फर्स्ट सरफेस से भी और सेकंड सरफेस से। इस तरह से इस रे को आगे बढ़ाते हैं और इसको पीछे, यहां से हमारा रिफ्लेक्शन दिखाई देता। तो एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा? डेविएशन बोलते हैं कि जितना वो टोटल डेविएट हुई है, इसको बोलेंगे डेल्टा। कई बार वो ये भी पूछ लेता है कि कितना डेविएट हुआ, तो ये भी चीज जैसे प्रिज्म में या वगैरह वगैरह वो बात करेंगे। तो इस तरह से अब हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा है? जो रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस के लिए फॉर्मूला कल किया था, म्यू अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू, म्यू माइनस 1 अपॉन आर। ये फॉर्मूला तब है बच्चों, ये म्यू तब के लिए है अगर हमारी रे कहां से किसमें एंटर करती है? 1 मीडियम से सेकंड में। ये हमारा 1, ये 2, ये फिर से 1। इस तरह से मीडियम का अरेंजमेंट है। अब इस फॉर्मूले को यूज करेंगे और देखेंगे रिफ्रैक्शन होता कहां कहां है, किस तरह से। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा, ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस इसमें थोड़ी सी चीजें हमें समझनी है। और वो क्या? देखो जरा,
पहली बार हमें ये समझना है कि मान के चलते हैं हमारा फर्स्ट सरफेस है खाली, और यहां पर एक ऑब्जेक्ट है, यहां से रे जाती है और इससे रिफ्लेक्ट होके यहां पे इमेज बनती है, यहां पे इमेज बनती है, जैसे दिखाई दे रहा है, ये वाला प्रोसीजर है। तो इस केस के लिए ये हमारा O और ये हमारा I1 जिसको हमने बोला, इस डिस्टेंस को U बोलेंगे और इसको V बोलेंगे। प्रॉब्लम कहां कहां पे आने वाली है वो जरा मैं अभी डिस्कस करने वाला हूं, थोड़ी देर के लिए समझो जरा, ये चीजें बनती, लेकिन इसमें रिफ्रैक्शन क्योंकि 2 बार हुआ है, तो हम इसमें डिस्टेंस क्या लेंगे, ये वाली डिस्टेंस लें या ये वाली लें। लेंस के केस में U कहां से लेते हैं, देखो इस पॉइंट को बोलोगे P1 और इस पॉइंट को बोलोगे P2 और ये आपका सपोज O डैश है, क्योंकि आपने ऑब्जेक्ट के लिए O को रिप्रेजेंट किया है, ये इस तरह से पॉइंट्स है। अब चूंकि लेंस की थिकनेस कमी रहती है तो हम उस कंडीशन में क्या कंसीडर कर लेते हैं कि P1 O डैश या O डैश P2 लगभग एक दूसरे के क्लोज हैं। हम ये भी बोल सकते हैं कि O डैश और OP1 लगभग इक्वल डिस्टेंस है। ठीक है बच्चों, रियल में डिस्टेंस हमने उस फॉर्मूले के लिए जो भी मैंने लिखा था, रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस, ये वाली डिस्टेंस ली थी, लेकिन हम थोड़ा आगे से लेंगे और ये कंसीडर कर लेंगे कि हमारी जो डिस्टेंस है O डैश वो लगभग किसके है, OP1। ये मैं ऑलरेडी पहले ही डिस्कस करके चल रहा हूं। इस डायग्राम में जब आप इस वाले फॉर्मूले को यूज करेंगे, म्यू अपॉन बी माइनस 1/u इक्वल टू म्यू माइनस 1/r, इसमें हमारा u और v ये पोल से थे, इस पोल से ये डिस्टेंस u वो v रहेगी, लेकिन हम इसमें p से ना लेके हम o डैश से लेंगे और ये कंसीडर करेंगे इन दिस डायग्राम दैट OP1 नियर अबाउट o डैश। इसी तरह से आगे के लिए P1 I1, क्योंकि हमें V चाहिए ना वहां तक, I1 तक पहली बार, P1 I1 अप्रोक्स में इक्वल टू O डैश I1। फिर सेकंड सरफेस पर रिफ्लेक्शन हुआ है सेकंड टाइम, तो उसके लिए क्या बोलेंगे, P2 I1 नियर अबाउट O डैश I1 और P2 I2 नियर अबाउट O डैश I2। किस तरह से होगा अब जरा समझने, बारी बारी से एक दो बार प्रैक्टिस करोगे सब समझ आ जाएगा। अब जरा देखें, ये वाले सरफेस को हमने बोला फर्स्ट सरफेस और इस सरफेस को बोला सेकंड सरफेस। दिखाई दे रहा, ये सेकंड सरफेस, फिर से ये हमारा फर्स्ट सरफेस, ये सेकंड सरफेस। नाउ इन द फिगर फॉर फर्स्ट सरफेस, नाउ इन फिगर फॉर फर्स्ट सरफेस तो इस के अंदर पहले सरफेस और सेकंड से हुआ है, तो फॉर फर्स्ट सरफेस क्या होगा, u हमारा क्या रहेगा O डैश और v हमारा क्या रहेगा, देखो यहां से ये हमारा u और ये वाला हमारा क्या रहेगा v। ठीक है, इसको भी बल्कि हम v1 बोल देते हैं और फिर इस वाले को v2। ठीक, अब होगा क्या जरा समझे, फर्स्ट सरफेस के लिए पॉइंट O बिहेव एज अ ऑब्जेक्ट, पॉइंट I1 बिहेव एज अ इमेज। ये ऑब्जेक्ट रहेगी फर्स्ट के लिए और I1 इमेज रहेगी। तो क्या फॉर्मूला था, रिफ्रैक्शन फोर्स फर्स्ट सरफेस म्यू अपॉन v, म्यू अपॉन v। अच्छा, इसमें फर्स्ट और सेकंड की बात करें, एक तो फॉर्मूला हमारा ये था, एक अगर हम बात करें म्यू2 म्यू1 की टर्म में,
तो वो ले लेते हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट से सेकंड में चलती है, तो क्या था, μ2 अपॉन बी, एक फॉर्मूला ये भी था हमारा, μ2 अपॉन बी माइनस μ1 अपॉन यू इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन आर। बाद में μ1 से डिवाइड करने के बाद तब वो बना था, याद हो आ रहा होगा कल जब कराया था। तो μ2 अपॉन बी, क्योंकि सेकंड में एंटर किया उसमें, अभी ये थोड़ी देर के लिए मन में ये रखो कि आगे तक हमारा मीडियम एक ही है, और उस मीडियम का नाम हमने क्या दिया, ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 अपॉन बी माइनस μ1 अपॉन यू, ये बैक साइड u है, इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन, अब क्या लेंगे, फर्स्ट सरफेस के लिए जहां पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है यहां तक, इसको हमने लिया R1। पहले उस फॉर्मूले में हमारा ये था केवल R, लेकिन इस बार हमें इसको क्या लेना है, R1, क्योंकि दो सेंटर ऑफ कर्वेचर है। पहले जब हमने किया था इसमें केवल R लिया था, क्योंकि एक ही सरफेस क्या था, चाहे कॉन्वेक्स लिया या कॉनकेव लिया है, लेकिन यहां दो हैं तो इसलिए हमें इस तरह से लेना होगा। अब सेकंड सरफेस की बात करेंगे। फोर, इसको बोले इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ फॉर सेकंड सरफेस ऑफ द लेंथ। सेकंड सरफेस ऑफ द लेंथ में क्या है, पॉइंट I1 बिहेव एज अ ऑब्जेक्ट। बच्चों ये बात समझो, जो जिस बात को मैं बोल रहा हूं, रियल में ऑब्जेक्ट O पर है, लेकिन फर्स्ट सरफेस की वजह से इमेज I1 पर बनती है। बोले सर इमेज तो I2 पे बन रही है रियल में, लेकिन मैंने बोला अगर सेकंड नहीं होता, इन द एब्सेंस ऑफ सेकंड सरफेस, अगर पूरी तरह से आगे मीडियम सेम ही रहता, ये भाई यहाँ पे पूरा मीडियम एक ही रहता, तो इमेज तो यहीं पे कंसीडर होती, लेकिन हमने क्योंकि सेकंड के बाद फिर से सेम मीडियम आता है, तो इसके लिए इसी वजह से क्या होगा, नाउ पॉइंट I1 बिहेव एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट, रियल में ऑब्जेक्ट नहीं है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। तो अब सेकंड के लिए क्या होगा, पॉइंट I1 behave as virtual object and real image will form at I2 and real image will form at I2, इस तरह से। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है बेटा, अब थोड़ी देर के लिए मन में ये आ रहा होगा कि सर रे हमारी कहां से कहां पे कंसीडर करें। भाई वर्चुअल ऑब्जेक्ट इधर कंसीडर किया, मीडियम क्या है μ2, और किसमें आती है, सॉरी किसमें है μ2 μ1 में। भाई ऑब्जेक्ट जो है वो किस मीडियम में है, μ1 में, और आती किसमें है, μ2 में। तो किस तरह से, पहले तो μ1 से μ2 था, अब μ2 से वापस μ1 है। जहां पे इमेज थी वो चीज ध्यान से समझो, यहाँ पे सेकंड मीडियम हमने μ2 लिया था, और μ2 को ही कंसीडर करेंगे, μ2 अपॉन v लिया है। कुछ के मन में ये आ रहा होगा, ये जो v है जिसको मैंने v लिखा, v1 है रियल में, ये रियल में v1 है, जहां पे इमेज है I1, ठीक है ना, I1 इमेज जहां पे उसे v1 बोलोगे, लिखा हुआ है। तो μ2 जबकि इमेज तो किस में बन रही है, μ1 मीडियम में, तो मैं पहले ही ऑलरेडी बता चुका हूं कि इसको कंसीडर ये करेंगे कि ये μ2 में ही है।
क्लियर? यहां तक म्यू2 मीडियम है। अब जब ये म्यू2, अब क्योंकि सेकंड सरफेस की बारी आती है, तो सेकंड सरफेस के केस में ये जो इमेज है I1 सॉरी, जो इमेज I1 है वो रियल में ऑब्जेक्ट तो है नहीं, रियल में तो वो क्या थी, फर्स्ट सरफेस के लिए इमेज, लेकिन ये सेकंड के लिए बिहेव ऐसे करेगी कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट बन गई, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है और रियल इमेज I2 पर है, तो वो बात लिख चुके। अब यू वी का कॉम्बिनेशन कैसे बने, तो यहां पे क्या करना होगा, बात उसमें आएगी जिस मीडियम में एंटर करती है, तो यहां आएगा म्यू1, इमेज कहां पे बनती है, V1 पर, माइनस म्यू2, क्योंकि जहां पे ऑब्जेक्ट थी वो म्यू2 मीडियम के अंदर कंसीडर थी तब, और अपॉन कहां पे है, सॉरी ये V2, ये V1। कुछ बच्चों ने हैरी पॉटर मूवी देखी होगी, हैरी पॉटर में की मूवी में इमेजिनेशन था, वो दीवार में घुस जाते थे, जबकि दीवार के अंदर क्या दुनिया हो सकती है, लेकिन वो दीवार के अंदर से एक रास्ता था दूसरी दुनिया में जाने का। तो वही समझो कि आप यहां से आए, इस दुनिया में चले गए, किस कौन सी दुनिया, ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू2। अब जरा कल्पना से बाहर आओ, ये म्यू2 ऐसा सिस्टम है कि जहां पे अगर म्यू2 होता तो यहां इमेज बनती, लेकिन बाहर वालों को वो कहां दिखाई दे रही है, I2 पर। तो आप समझो कि आप दूसरी दुनिया से फिर से पहली दुनिया में आए हो, और दूसरी दुनिया में इमेज कहां पे थी, I1 पर, पहली दुनिया में इमेज फिर से कहां पे बनी है, I2 पर। तो वो कंडीशन क्या होगी, जिस दुनिया से चले, जिस दुनिया में इमेज बनती है, भाई देखो यहां पे इमेज कहां पे बनती थी, V1 पे, V1 पे बनी है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना कंसीडर किया था सेकंड मीडियम का, म्यू2, कहां से चली थी, U से, उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या था, म्यू1, और ये वाला फॉर्मूला म्यू2 माइनस म्यू1, जिसमें गई है उससे पहले वाले को लेस किया। अब जरा फिर से आओ, ऑब्जेक्ट ये है, इमेज ये, और ये किसमें कंसीडर है, पहले से डॉटेड लाइन है, हैरी पॉटर की दुनिया मीन्स म्यू2 की दुनिया। चलिए, इमेज कहां पे बनी है, रियल की दुनिया में, और वो रियल की दुनिया का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू1, तो म्यू1 अपॉन V2, डिस्टेंस V2 पर है, क्लियर? चलिए, माइनस किस दुनिया में थे, हैरी पॉटर की, म्यू2, डिस्टेंस क्या थी उस इमेज की, V1, इक्वल टू म्यू1 माइनस म्यू2 अपॉन, अब ये इसके लिए क्या है, R2। ठीक है बच्चों, ये इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हम क्या करते हैं, देखो इसमें कुछ लेस करें, कंपेयरिंग करें, ये प्लस ये माइनस, तो फर्स्ट प्लस सेकंड, फर्स्ट प्लस सेकंड करें, तो फर्स्ट प्लस सब जब सेकंड करोगे तो क्या आएगा, म्यू1 सॉरी म्यू2 अपॉन V1, ये वाली टर्म पॉजिटिव, ये माइनस ये प्लस, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, नहीं मैं कौन सी कैंसिल करनी है, म्यू2 अपॉन, तो ये वाली नहीं होंगी, दूसरी म्यू1 माइनस V1 वाली कैंसिल होगी। अच्छा, ये जो मैंने लिखी है ये वाली, Yes, ये कैंसिल हो जाएगी और ये वाली कैंसिल, है ना, ठीक। तो क्या आएगा, म्यू1 अपॉन V2 माइनस म्यू1 अपॉन U इक्वल टू, अब इसमें से और इसमें से देखो, वो म्यू2 माइनस म्यू1 है, ये म्यू1 माइनस म्यू2 है, तो इसको मैं एक काम करता हूं, थोड़ा सा इसमें चेंज कर दें, ये था म्यू1 माइनस म्यू2 अपॉन R2, अब मैंने इसको क्या किया, माइनस कॉमन लिया, म्यू2 माइनस म्यू1 अपॉन R2, ये कर दिया। अब जरा देखो वो पॉजिटिव या नेगेटिव है ना, तो म्यू2 माइनस म्यू1 तो कॉमन आ गया दोनों में, म्यू2 माइनस म्यू1 कॉमन, और ये आ जाएगा 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2,
यही हमारा फॉर्मूला है। μ1 यहां पे मिला, इसको कॉमन ले ले, μ1 को कॉमन ले तो क्या आएगा 1/v2 माइनस 1/u। कुछ में इसको हम, जैसे मैंने v2 लिया ना और v1 लिया, कुछ में इसको सिंपल वे में v ले लेते हैं, और ये जो v1 है ना इसको v डैश ले लेते हैं। वो जैसे भी करना चाहो, या v1 रखें, इसको ऐसा करते हैं क्योंकि थोड़ा सा वो बाद वाली प्रॉब्लम बनेगी। इसको मैंने v1 बोल दिया, इसको v बोला, और यहां से हमें v2 की जगह सारे v रह जाएंगे। यहां v, यहां v, बस ये चीज। तो ये खाली v हो गया। ये इसलिए किया है क्योंकि आपने जो लेंथ वाला फॉर्मूला पढ़ा है वो 1/v माइनस 1/u, तो अब कंफ्यूजन नहीं होगा कि ये v2 कहां से आ गया। तो 1/v माइनस 1/u, μ1 कॉमन लेने के बाद, और μ1 को मैंने इधर ले आया हूं, μ2 माइनस μ1 अपॉन μ1 नीचे 1/r1 माइनस 1/r2। इसको क्या लिख सकते हो, अगर ये वाली इमेज हमारी इंफिनिटी पर ऑब्जेक्ट कहां होती, इंफिनिटी पर, इमेज कहां बनती, तब इसके फोकस पर, वो भी चलो अभी करते हैं। तो फिलहाल ये फॉर्मूला हमारा बनता है μ2/μ1, ये इफ, साथ साथ कर लेते हैं, इफ ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, तो u की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज u इक्वल्स टू इंफिनिटी। और इमेज कहां पे फॉर्म होगी उस कंडीशन में, देन v इक्वल्स टू f। ठीक है बच्चों, ये हमें पुट करना पड़ेगा। तो ये वाली टर्म 1/इंफिनिटी है तो 0 हो जाएगी, तो ये क्या आएगा 1/f इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 अपॉन μ1 और 1/r1 माइनस 1/r2। ये लेंथ मेकर फॉर्मूला इसको ही बोलते हैं। या इसमें क्या हो सकता है, μ2/μ1 को हम बोल सकते हैं μ माइनस 1, इसको दोनों के साथ लिखें, μ2/μ1 μ हो गया, μ1 ये, और 1/r1 माइनस 1/r2। इस तरह से ये हमारा इक्वेशन मिलेगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, लेंथ मेकर फॉर्मूला। कर लो इसे, इस तरह से लेंथ मेकर फॉर्मूला बोला जाता है। बड़ा इजी है, फिर से समझो एक बार। हमें रिफ्रैक्शन को शो करना है, ऑब्जेक्ट ओ पे रखी हुई है। आगे समझो पूरी तरह से, जब हमने रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस लास्ट वीडियो में किया, तो उसमें हमारी जो इमेज जिस पॉइंट पे बनती है उसको हमने बोल दिया I1, जैसे यहां पे देख रहे हो। तो फर्स्ट सरफेस के लिए ये U होगा और वो V1 हमने बोला है। ये फॉर्मूले को हम प्रूव कर चुके। दोबारा से करना चाहे दोबारा से कर सकते हैं, अल्फा बीटा गामा लेके, है ना। अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है यही डेरिवेशन 5 नंबर में, तो आप फिर सारी चीजें दिखाओगे। यहाँ अल्फा, जहां पे इमेज बनती है बीटा, ये गामा, एक्सटीरियर एंगल लोगे, और तब पहले ये वाली चीज क्लियर करोगे। समझ आ गया बच्चों? चलिए, लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ अ लेंस। अब ये क्या होता है, तो मैंने बोला था मिरर वाला, जैसे जिस तरह से मिरर के लिए रहेगा वैसे ही यहां पे भी रहेगा। और क्या होगा फॉर्मूला, m इक्वस टू वी अपॉन यू इक्वस टू, जो रियल का होता है वो हमारा कहां से शुरुआत होती है, m इक्वस टू आई अपॉन ओ। वहां यहां माइनस था मिरर में, लेकिन लेंस में v अपॉन यू रहता है। इसमें हाँ जी, लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होगा बच्चों, हम इमेज के साइज को ऑब्जेक्ट के साइज से कंपेयर करते हैं। याद होगा ना, इमेज के साइज को ऑब्जेक्ट के साइज से कंपेयर करते हैं और देखते हैं कि वो छोटी है, स्मॉल है, डिमिनिश है या मैग्नीफाई है। मैग्नीफाइंग का मतलब कि किस तरह से है। जैसे मान के चलो ये हमारे पास लेंस
और इसके सामने ये कोई ऑब्जेक्ट। अब इस ऑब्जेक्ट का कितना बड़ा वो साइज बनाता है, सपोज यहां बनाता है और ये इस तरह, ये साइज है सपोज 2 सेंटीमीटर और ये है सपोज 8 सेंटीमीटर, थोड़ा बड़ा है। तो मैग्निफिकेशन क्या हुआ, हम इमेज के साइज को ऑब्जेक्ट के साइज से कंपेयर करेंगे तो 8/2 कितना मिलता है, 4 टाइम्स ज्यादा है। समझ आ गया भाई? आप कहो कि ये पर्सन कितना काम करता है, बहुत काम करता है, आंसर आता है। एक ने कहा कुछ भी नहीं करता, ये तो थोड़ा ही करता है। अब हमने क्या किया, इस बात का तो पता किसी दूसरे से कर चलेगा। अब नेक्स्ट डे को 2 लोगों को और बुला लेते हैं या 1 पर्सन को और बुलाते हैं, अब हो जाते हैं टोटल 2। अब हमने देखा नेक्स्ट डे को जो दूसरा पर्सन आया उसकी बड़ाई सुनी थी हमने चारों तरफ, ये बहुत काम करता है, और जब हमने देखा उसने तो कुछ भी नहीं किया उसके कंपेयर में, हम उसे वैसे ही परेशान करते थे, तुझसे कुछ नहीं होता, तू कुछ नहीं करता। तो फिर क्या हुआ, हम क्या कहने लगे, ये तो बहुत काम करता है। इसका मतलब कंपेयर करने पर जो पता चले कि साइज किसका है, जैसे यहां पे बात करें कि इमेज का छोटा है या ऑब्जेक्ट का छोटा साइज है, तो जो कंपैरिजन होता है दैट इज मैग्निफिकेशन, और इसको क्या बोलते हैं, द रेशो ऑफ द साइज ऑफ द इमेज टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब बोले इसका और भी पता चल सकता है। अब एक चीज और देखो, जब हम इमेज बनाते हैं तो इमेज बनाते टाइम 6 पोजीशन में कॉन्वेक्स लेंस से बनती है, याद आ रहा होगा। और उसमें एक चीज और भी याद होगी कि जितना यू ज्यादा होता था, यू जितना पीछे बी उतना ही पास बनता था, याद होगा। ऑब्जेक्ट जब इंफिनिटी पर बनती थी तो इमेज कहां पे बनती थी, फोकस पर। एक पहली कंडीशन में इमेज ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, इमेज विल फॉर्म एट फोकस। उसके बाद ऑब्जेक्ट आगे आती है, इमेज भी बढ़ते जाएगी, यू छोटा बी बढ़ते जाता था फिर। तो अब जरा सोचो, जिस तरह से साइज यहां पे बढ़ रहा उसी तरह से बात यहां भी आ जाएगी। जितना ज्यादा बी होगा यू के कंपेयर में उतना ज्यादा साइज इमेज का बढ़ता चला जाएगा, जितना ज्यादा बी आगे जाएगा यू उतना ही कम होगा, और साइज ऑफ द इमेज कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट इंक्रीज होते रहेगा, मींस मैग्निफिकेशन ज्यादा आएगा। अब इसके फॉर्मूले हमने 2 और भी बताए थे फोकल लेंथ की टर्म में, जब मिरर वाला टॉपिक कराया था। और वो किस तरह से होगा जरा देखो। मिरर वाले फॉर्मूले में हमारे पास कितने फॉर्मूले हमने किए, m = I/O = V/U, ये सबने किया। इसके बाद v की टर्म में ही अगर हमें बनाना F - V/U, या u की टर्म में रखना है तो v ऊपर एज इट इज और F - U, ये याद रखो। ये 2 फॉर्मूले और किए थे वहां पे। इसी तरह से अब 2 फॉर्मूले यहां रहेंगे, और वो क्या रहते हैं, F - V/U। लेकिन अगर हम क्या करते हैं, v को एज इट इज रखते हैं तो F + U करते हैं। यहां ये थोड़ा सा डिफरेंस है, बस ये समझ जाना। वहां ये लेंथ के लिए, ये लेंथ, ये मिरर, यहां ये याद रखना। वहां दोनों बार डिफरेंस था, v ऊपर होता है तो F - V/U, u नीचे रहता है तो V/F - U। यहां F - V/U, लेकिन -U नहीं होगा, +U होगा, ये याद रखना बस। लीनियर मैग्निफिकेशन हो गया। और यूनिट क्या होती है मैग्निफिकेशन की, कुछ नहीं होगी, क्योंकि क्या है, कंपेयर, रेशो है। कंपेयर का मतलब रेशो निकाल दें तो रेशो की यूनिट नहीं होती। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम करते हैं पावर ऑफ अ लेंस। अब ये पावर ऑफ अ लेंस क्या होता है ना, पावर किसको बोलेंगे, लेंस की पावर से मतलब है बेटा यहां पे कैपेसिटी ऑफ अ लेंस टू बेंड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ। उसके ओरिजिनल रास्ते से लेंस की बेंड करने की कैपेसिटी को उसकी पावर बोला जाता है। बच्चों से जब पूछते हैं तो वो क्या बताते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ इज कॉल्ड द पावर ऑफ अ लेंस। ये मैथमेटिक्स है। 4 क्वेश्चन 4 मार्क्स के 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 4 क्वेश्चन 4 मार्क्स
जो आप मैथमेटिक्स के फॉर्मूले को देखते हुए उसकी डिफाइन लेते हो, लेकिन रियल में पावर क्या होती है कि कोई भी लेंस, हाँ जी, कैपेसिटी ऑफ बेंडिंग ऑफ द लाइट रे बाय अ लेंस इज कॉल्ड इट्स पावर। अब यहां पे इस तरह से मान के चलो ये रे इसके ऊपर इंसिडेंट की, इस वे में देखो जरा यहां पे, और इसने इसको कितना डेविएट किया, तो वो चीज नहीं लूंगा कि पहले ये यहां से जाएगी फिर वहां से होगी, मैं ओवरऑल वही प्रोसीजर लेते हैं जो इसका रियल का होता है। और मैंने क्या किया, इसको इंसिडेंट किया यहां पे, और ये यहां से सपोज यहां रिफ्रैक्ट होके जाती है, तो कितना डेविएट होती है ओरिजिनल, डेल्टा, डेल्टा डिग्री ये डेविएट होती है। भाई ओरिजिनल रास्ता ये था, इतना होती है। अब इसकी जगह हम एक पतला सा लेंस और लेते हैं। इसके केस में देखा कि इसने क्या किया, उतना डेविएट नहीं कर पाया ये, और ये हमारी रे थोड़ा आगे जाती है, तो यहां थोड़ा सा कम एंगल है, इसको 1 बोल दिया। यहां का डेविएशन वहां के कंपेयर में कम है, इस डायग्राम में डेविएशन कम है, तो कैपेसिटी भी कम है। क्यों है कैपेसिटी कम, लेंस की थिकनेस कम थी। जितना मोटा लेंस होगा उतना ज्यादा डेविएट करेगा। सुना भी होगा कि जब किसी की आई में प्रॉब्लम होती है, आई साइड वीक हो जाती है, तो शुरू में जब बच्चे की होती है या कभी फर्स्ट टाइम, तो कहते हैं इसका नंबर 0, जरूरत तो नहीं है डॉक्टर जब बोलते हैं, लेकिन फिर भी लगा देता हूं 0 पॉइंट या समथिंग कुछ करके, ताकि सिर में दर्द वाली प्रॉब्लम की कंडीशन में लगता है। लेकिन जब आई साइड ज्यादा वीक हो जाती है तो उसके नंबर बढ़ाते हैं, और नंबर बढ़ाने का मतलब उसकी थिकनेस बढ़ती है, तो उसकी पावर बढ़ाते हैं, है ना। तो फॉर्मूला, अब मैथमेटिक्स यूज करो जरा एक चीज देखो, हम ये फॉर्मूला बोलते हैं, ये फॉर्मूला बनता कैसे है, यहां ध्यान दे जरा। इनफिनिटी से रेज आती थी, यहां भी इनफाइनाइट से आती है, यहां भी आती है। इसने इन्फिनिटी से आने वाली रेज कहां से पास होगी, फोकस से, यहां ये है, यहां भी इन्फिनिटी से आती है, यहां से पास होगी, तो ये भी क्या होगी, यहां ये इस लेंस की फोकल लेंथ है, वहां वो उस लेंस की फोकल लेंथ है। फोकल लेंथ किसकी कम है, थिक लेंस की, थिन की कम है। तो इसका मतलब क्या क्लियर होता है कि लेंस की फोकल लेंथ का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है पावर। जितनी कम फोकल लेंथ उतनी ज्यादा पावर, जितनी ज्यादा फोकल लेंथ उतनी कम पावर, और इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, एक कांस्टेंट आता है k जिसकी वैल्यू 1 होती है, और इसीलिए बोला जाता है द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस इज कॉल्ड पावर। अब इसकी यूनिट क्या होती है, डायोप्टर। यूनिट क्या बोलोगे, डायोप्टर। लेकिन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 1/f है। रियल में वैसे जब न्यूमेरिकल करोगे तो इस फोकल लेंथ किसमें भी गिवन होती है, सेंटीमीटर में, लेकिन फॉर्मूले में क्योंकि MKS यूनिट यूज करेंगे, SI यूनिट यूज करेंगे, तो इसको किस में लेना चाहिए, मीटर में। ये मीटर में होती है, लेकिन बाई चांस अगर सेंटीमीटर में होगी, इन सेंटीमीटर, तो आपको साथ में क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करोगे 100 से। अगर फोकल लेंथ सेंटीमीटर में गिवन है, मान के चलते हैं उसने बोला 50 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर में है तो क्या करोगे 100 से डिवाइड, तो ये फॉर्मूला क्या आता है, 100/f इन सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि आपको मीटर में कन्वर्ट करना है फोकल लेंथ को, और यूनिट क्या होगी इसकी, इस केस में डायोप्टर, याद रखना डायोप्टर होगी। ठीक है, क्योंकि डायोप्टर इसकी यूनिट लेते हैं, या दूसरी क्या हो सकती है, डायोप्टर या मीटर इनवर्स भी है। हाँ जी, मीटर में चेंज करनी है, ऐसा यूनिट मीटर इनवर्स और CGS यूनिट अगर पूछी जाएगी तो फिर वो सेंटीमीटर इनवर्स, वो भी बोल सकते हो, सेंटीमीटर इनवर्स भी बोल सकते हो, लेकिन वो SI यूनिट नहीं है, याद रखना।
वो सीजीएस यूनिट है। ठीक, चलिए ये पावर हो गया। इसके बाद हाँ, एक चीज और आती है, कई बार एक लेंस ना देके वो दो दो लेंस दे देता है और उसके बाद पूछता है कि इसकी पावर क्या है, कितनी डिस्टेंस पे इमेज बनेगी, क्या कुछ होगा क्या नहीं होगा। और वो क्या करता है, दो लेंस को कंबाइन करके दे देता है। और जब दो लेंस को कंबाइन करके देगा तब क्या फॉर्मूला बनने वाला है वो भी जरा समझें। और उसके बाद बड़ा तो हमारी ये वाली इन दोनों लेंस के कॉम्बिनेशन में दोनों पास पास में है, तो हम इसमें क्या कंसीडर करेंगे कि पहली बार फर्स्ट लेंस यहाँ पे इमेज फॉर्म करता है और सेकंड यहाँ पे। हालांकि हर लेंस से दो दो बार रिफ्लेक्शन होगा, लेकिन हम ओवरऑल ये कंसीडर कर लेते हैं कि एक एक चीज को दिखाते हैं। वरना तो यहां से होता पहले, फिर जो डेविएशन होता, फिर 4 बार रिफ्लेक्शन होता, लेकिन हम 2 बार ही कंसीडर करेंगे कि पहली बार रे ऐसे आती है, दूसरा जो ओवरऑल करता है वो इस लेंस में इस पॉइंट पे से और फिर यहां बनती है। लेकिन फर्स्ट लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट कौन सा पॉइंट, ओ पॉइंट पर ऑब्जेक्ट है, और फर्स्ट लेंस के लिए I1 पर इमेज बनती है। अब सेकंड लेंस के लिए फिर से वही चीज कि I1 वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगी और I रियल इमेज होगी। तो फॉर फर्स्ट लेंस के लिए क्या बोलोगे, 1 अपॉन, और सपोज इसकी फोकल लेंथ आपने कितना बोला, 1 अपॉन f1, कितने पर इमेज बनती है, v1 माइनस 1 अपॉन u से इक्वेशन फर्स्ट। फॉर सेकंड, इस बार में डिस्टेंस वगैरह या कौन सा वर्चुअल बनेगा ये सारी बातें बता दी है मैंने। फॉर सेकंड लेंथ क्या होगा, 1 अपॉन f2 इक्वल टू, अब कहां पे इमेज बनती है, v पर, u कहां है, v1 पर, ये ध्यान रखना। सेकंड लेंस के लिए यहां ऑब्जेक्ट कंसीडर की, इमेज यहां, तो ये v1 लिया। इस तरह से सेकंड इक्वेशन दोनों को प्लस करें, 1 अपॉन f1 प्लस 1 अपॉन f2, ये तो ये आ गया, इक्वल टू ये 1 अपॉन v1 प्लस ये माइनस, मैंने क्या किया, फर्स्ट प्लस सेकंड। हमें क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड। तो 1 अपॉन f1 प्लस 1 अपॉन f2 इक्वल टू, ये कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन बी माइनस 1 अपॉन यू। अब जरा हम ऐसा कंसीडर करें, ये हमारा फॉर्मूला मिलता है हमें, और ये फॉर्मूला तो खाली एक लेंस का ही था, याद होगा अगर। अब अगर ऐसा कंसीडर करें जैसे हम रजिस्टर में करते थे, कैपेसिटर में करते थे ना, तो हम क्या करें कि दोनों की जगह अगर एक ही होगा और ऑब्जेक्ट कहां हो, उसी तरह से यहां से u डिस्टेंस पर रहे और इमेज कहां पे फॉर्म हो, I पर फॉर्म हो, इसको v बोले, है ना। तो क्या होगा तब उस केस में, और इसकी फोकल लेंथ को क्या बोल दे, f। इफ वी टेक ओनली वन लेंथ कंपेयर equivalent to the two lenses of focal length f, and in front of the lens, where in front of the lens object is placed at distance u and image will form at distance v, then we write 1 upon f equals to 1 upon v minus 1 upon u. Already know that, है ना। तब कंपेयर करोगे, इसको बोल सकते हो इक्वेशन नंबर 3, और ये हो जाएगी 4। थर्ड और 4 को कंपेयर करोगे तो क्या मिलेगा, कंपेयर द इक्वेशन 3 and 4, वी हैव गोट 1 अपॉन f इक्वल्स टू 1 अपॉन, इसे कैपिटल भी बोल सकते हो क्योंकि कॉम्बिनेशन फोकल लेंथ, कंबाइंड फोकल लेंथ बोली जाती है, 1 अपॉन f1 प्लस 1 अपॉन f। ये हमारा फॉर्मूला बनता है। अब कुछ बच्चों के मन में आ रहा होगा सर 3 रखें 4 रखें, तो इसी तरह से। हाँ, एक चीज और आती है, कई बार ये कॉम्बिनेशन ऐसा होता है, एक कॉनकेव एक कॉन्वेक्स दूसरा कॉनकेव, तो उस बार फिर फोकल लेंथ ये f1, और तुम्हें पता है कॉनकेव की कैसी होती है, नेगेटिव,
तो इसके केस में जो फॉर्मूला बनेगा 1/f1 माइनस 1/f, ये फॉर्मूला बनेगा, ये नोट कर लेना, ये इसके लिए है। चलिए हाँ कर लो। तो बच्चों इसके लिए क्या करना है, इसको रब कर दें, देखो जरा। तो जिस तरह दोनों लेंस थे अभी हमारे पास 1 और ये 2, अगर खाली अकेला होता तो इसका मैग्निफिकेशन सपोज m1, इसका मैग्निफिकेशन m2, फॉर्मूला क्या होता है v/u फर्स्ट के लिए। तो ओवरऑल मैंने कंसीडर किया कि दोनों की जगह अगर एक ही रखें ऑफ मैग्निफिकेशन m, तो फॉर्मूला आता है m = m1 m2 मल्टीप्लाई में, और जितने भी होंगे सब के सब की वैल्यू मल्टीप्लाई में आते चली जाती है, याद रखना। सबका मैग्निफिकेशन मल्टीप्लिकेशन में आता है, जितने भी लेंस होंगे कॉम्बिनेशन में सबका मैग्निफिकेशन मल्टीपल में आता रहेगा, और ओवरऑल जितनी मल्टीप्लाई निकल के आएगी दैट इज टोटल मैग्निफिकेशन या कंबाइंड मैग्निफिकेशन। तो ये भी नोट कर लेना। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप। नहीं, उससे पहले एक टॉपिक है प्रिज्म। हाँ जी, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है